मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन सफर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन सफर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। इतनी शिद्दत के साथ तालियां बजाएं कि मालेगांव शहर महानगर पालिका के ऐवान में मोहतरमा शान हिंद मेयर की चेयर तक पहुंच जाए। आपकी भरपूर तालियां शान हिंद साहिबा। महाराष्ट्र समाजवादी के जिम्मेदारान, पार्टी के मुकामी जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, कारपोरेशन का इलेक्शन का ऐलान हुआ कि ये महसूस होने लगा इलेक्शन अब करीब है, तो पहली मीटिंग समाजवादी राब्ता ऑफिस में रखी गई। वहाँ मुस्तकीम डिग्निटी तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग इस मर्तबा कारपोरेशन में ऐसे उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ाएंगे जिनको इस बात का शऊर हो कि कानून कैसे चलता है। दूसरा, ये ऐसे दबंग लोगों को हम टिकट देंगे जो अफसरान की मरम्मत करके काम करना सिखाए। आज समाजवादी युवा के सदर अब्दुर्रहमान सपना और एक्टिंग प्रेसिडेंट शाहिद भिकन, मैं उनके लिए एक लफ्ज बोलूं कि हमने 2 गब्बर दे दिए मालेगांव को। ये पहली मिसाल थी कि हमने 2 गब्बर दे दिए। साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे, वर्कर हर तरह के होते हैं। अपने यहाँ भी बोला जाता है कि इस्लाम की खारदार झाड़ियाँ, ऐसी खारदार झाड़ियाँ जिससे दुश्मन को आने को हमारे अहाते में डर लगे। तो हर तरह के लोग होते हैं। साहब बोलते थे वर्करों के बारे में कि लड्डू अपना है, टेढ़ा हो या मेढ़ा हो। मैंने एक खूबी देखी अब्दुर्रहमान सपना में कि उनके जो दोस्त हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उनकी तारीफ में मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन सबको लेकर चलते हैं। और यही खूबी हम लोगों ने शाहिद भिकन में देखी। ये ऐसे लोग हैं जो कारपोरेशन में जहां हमको किसी वकील साथी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सेक्रेटरी का इंतखाब हमने किया। जहां गब्बर हमने चुना वहां सेक्रेटरी हमने वकील और कानून को जानने वाला रखा। और 2 जो नए वकील पार्टी में शामिल हुए, एक फिरोज साहब और खालिद यूसुफ साहब। देखो, जंग में जो शहीद हो गया, जो मर गया वो शहीद, जो जिंदा बचा वो गाजी। तो ये एसआईटी के 2 गाजी हैं हमारे पास, जो कानून के दर से वापस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन वापस आए। और वहीं खुर्शीद काबुल साहब, कब्रिस्तान के जिम्मेदार, गब्बर से लेके कब्रिस्तान के जिम्मेदार तक हमने ओहदेदार चुन लिए। यहाँ मैं पिछली मर्तबा एक मीटिंग हो रही थी मुखालफिन की, वहां पे ऐसा सुनाई दिया कि शान हिंद के खिलाफ क्या बोले, वो डिप्रेशन में है। मैं एक ऐसे लीडर की बेटी हूं जिसने 6 बार असेंबली के मेंबर बने, जो मिनिस्टर रहे, जिसने मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री को ठोकर मार के वो मिनिस्टर बने और बाहर से आए हुए शरद पवार को मिनिस्टर बनवाया। मैं उस लीडर की बेटी हूं जिसने अपोजिशन लीडर बने और बनने के बाद इस्तीफा भी खुद दिया। और ये वो मालेगांव है कि लोग जब कुर्सी पे ओहदा पाते हैं तो उनको हाथी और घोड़े पे बैठाते हैं। ये वो शहर है कि जब निहाल साहब सरकार गिरी, निहाल साहब मिनिस्टर नहीं बचे, और जब वो बंबई से मालेगांव आए तो मालेगांव वालों ने हाथी पे बैठा के निहाल अहमद का इस्तेकबाल किया था। मैं उसकी बेटी हूँ
इन्फेक्शन का शिकार होंगी। मैं नहीं, स्प्रिंग के बहाने से हॉस्पिटल से गाड़ी से आई और एम्बुलेंस में बैठकर मालेगांव तशरीफ लाई। खैर, मालेगांव में 3 चीजें बहुत चल रही है। एक निकम्मा एमएलए, दूसरा एसआईटी और तीसरा जमूर स्कूल। आज तक मैंने जमूर स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं मुसलसल सुन रही हूँ जमूर स्कूल के बारे में बोला जा रहा है। असल में जमूर स्कूल का कोई मसला नहीं है, उसकी जिम्मेदार साजिदा निहाल अहमद और शान हिंद निहाल अहमद है। बस मसला ये है। तो मैं सुन रही थी कि हमारे खिलाफ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेक और शरीफ लोगों की, वो मेरे बारे में भी बता रहे थे। उनकी तारीफ में मुझे ज्यादा नहीं बोलना, आप लोग तो जानते हैं। तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये मीडिया वाले जो भाई बैठे हैं, उन्होंने किसी ने कहा मुझे कि आप जमूर स्कूल के जिम्मेदार हो, जवाब दो। तो मैंने एक बात कही थी उनसे कि जवाब तो जमूर स्कूल की पूरी इंतजामिया देगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जमूर स्कूल सिर्फ एक बहाना है। मालेगांव की हर उर्दू स्कूल ये निशाना है, ये निशाना है मुफ्ती इस्माइल का। एक चीज फिर उस पत्रकार भाई ने मुझसे कहा कि स्कूल का तो सिर्फ आपका नाम लिया गया है जमूर स्कूल का, और आप तमाम स्कूल का बोल रहे हैं। तो मैंने उनको मिसाल दी कि जब एसआईटी नहीं बनी तो क्या बोल के एसआईटी का गठन हुआ कि यहाँ रोहिंग्याई, यहाँ बांग्लादेशी लोग हैं, और धीरे धीरे इंक्वायरी हुई। 3400 लोगों के जन्म दाखिले कैंसिल हो गए, 40 से ज्यादा लोगों का ऊपर केस हो गया। आज 19-20 लोग जेल में हैं। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्याई नहीं निकला। लेकिन क्या बोल के बैठाया गया एसआईटी को कि यहाँ बांग्लादेशी हैं। तो यही चाल जो है मालेगांव शहर का एमएलए चल रहा है, जो सिर्फ जमूर स्कूल को टारगेट कर रहा है, बल्कि निशाना इनका मालेगांव की तमाम स्कूल। आपने देखा होगा ईद से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस का एक ट्वीट था कि उर्दू स्कूल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी इंक्वायरी होगी। उसके फौरन बाद ईदगाह के मेंबर से बोला गया कि 110 करोड़ का भ्रष्टाचार मालेगांव, 122 करोड़ का भ्रष्टाचार मालेगांव शहर के उर्दू अदारे कर रहे हैं, तालीमी अदारे। उसके बाद सकल हिंदू समाज वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि फला 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 स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा। उसके बाद इनके जो बाइज्जत बावकार शरीफ लोगों की जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने बैठकर जमूर स्कूल का नाम लिया। जब इंक्वायरी होती है ना, तो किसी एक स्कूल की, एक आदमी की नहीं होती, तमाम लोगों की होती है। और ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, मैं उनको, आप लोगों को इशारा करके बोलती हूँ कि मालेगांव शहर में उर्दू तालीमी अदारों के ऊपर इंक्वायरी लाकर फंसाने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूँ, मैं जमूर स्कूल की बात नहीं, मालेगांव शहर की तमाम स्कूलों के खिलाफ इन्होंने लेटर दिया है। आप मुझे आकर मिलो और पूछोगे कौन सा लेटर दिया है, मैं उनके नाम के साथ लेटर बताऊंगी। और यही करने वाले हैं वो असेंबली इजलास में मालेगांव शहर, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि जो हिसाब से उनके अंदर कुलबुलाहट है, वो करेंगे असेंबली में सवाल और शर पसंद लोगों को मालेगांव की तालीमी उर्दू अदारों की तरफ ये मुतवज्जा करेंगे ताकि नुकसान हो। देखो आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है, एक मामूली हॉकर जो है रोड पे बेचता है मुसलमान, वहां से लेके अलीगढ़ में व्यापारी मुसलमान तक पे हमला होता है। एक डिलीवरी बॉय अगर पिज्जा लेके मुसलमान जाता है तो उसका नाम सुन के लोग वापस दे देते हैं। आज इतनी मुश्किल में मालेगांव शहर के तालीमी अदारे सैकड़ों मुसलमान लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर हमारे ऊपर स्कूल के अदारों पर आफत आ गई तो ये सारे अधिकार जो है वो अधिकारियों के पास चले जाएंगे। और वो किनको चुनेंगे, उम्मीदवार किनको चुनेंगे, टीचर किनको चुनेंगे। जरूरी नहीं है कि वो उर्दू बोलने वाले हो,
क्योंकि उर्दू बोलने का देखो, मराठी हिंदी पहले से कंपलसरी हो रही है, तो ये निशाना जो है ये माइनॉरिटी का हक छीनने का है। मैं बहुत दावे से आपको बोलती हूँ, इनकी नज़र जो है वो मालेगांव शहर के तालीमी अदारों को नुकसान पहुंचाना है। और इतना ही आपको सुरूर है तो तीसरी बार एमएलए बने, तीसरी बार कोई कॉलेज लाए, कोई स्कूल लाए। अरे तुम्हारे अभी चच्चा बता रहे थे क्या साफ करते दादा के, वही शिक्षण मंत्री है, उनसे कोई कॉलेज ले आओ, कोई स्कूल ले आओ, तुम रोजगार दो गरीबों को, किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाओ। कुछ नहीं कर रहे, यहाँ तक के एक क्लास केजी की बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन आज मालेगांव शहर में जो बड़ी बड़ी स्कूलें बनी है, हजारों लोगों की कुर्बानी से, बुजुर्गों की, ऐसे ही कोई स्कूल की परमिशन नहीं मिल जाती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और मैं ये यकीनन मानती हूँ कि ये जो 162 वोट से ये जीते हैं, इनके जो 40,000 का खुमार था वो 162 वोट का हो गया है। इसलिए ये बिरादरी से बदला ले रहे, क्योंकि इनको लग गया था कि पक्के मकानात की वोटें भी खिसक गई है, इसलिए ये लेटर देके मालेगांव शहर की स्कूलों पर कार्रवाई हो ये कोशिश करते हैं। आप देखो, एसआईटी जब बनी तमाम लोगों ने एसआईटी के खिलाफ बोला। एक वाहिद हमारे शहर का एमएलए था जिन्होंने तकरीर में कहा कि मैं एसआईटी के बनने का खुशामदीद कहता हूँ, उसमें जो जो लोग मेंबरान हैं वो बहुत ईमानदार हैं, वो इंतहाई शफाफियत से फैसला करेंगे। ये बोलने वाला वाहिद आदमी कोई था तो मुफ्ती इस्माइल साहब थे। एक बात बताओ, आज ना ईडी शफाफियत पे फैसला करती है, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना सीआईडी। इनको यकीन था कि एसआईटी शफाफियत से फैसला करेगी। तो अगर शफाफियत से फैसला करेगी तो जो लोग जेल में हैं क्या वाकई गुनहगार हैं? वो क्या मानना है मुफ्ती इस्माइल साहब का? मैं पूछती हूँ उनसे, तुम्हारा यकीन था कि एसआईटी शफाफियत से फैसला करेगी तो जो लोगों पर एफआईआर है या जो जेल में है क्या वो गुनहगार हैं आपके मुताबिक? हम या कोई भी जिसको मसखरा ना हो, कोई भी बाशऊर आदमी आज ये नहीं मानता कि बीजेपी की बनाई हुई कोई भी एजेंसी वो मुसलमानों के साथ गैर जानिबदारी से काम करेगी। हमेशा परेशान करने का काम किया जा रहा है और वही काम जो है मालेगांव शहर में एसआईटी बनाकर जन्म दाखिले में बहाना करके किया गया और यही पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और यही स्कूल का भ्रष्टाचार और जो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा, मेंबर से कहा ईद के दिन कि लोगों की गिलाजत, मैं उतनी गिर के बात नहीं कर सकती जितना वो बोलते कि गिलाजत ऊपर आ जाएगी, सुबह बोले रात में गिलाजत ऊपर आ गई। तो ये इनका तरीका, और ये कभी नहीं बताएंगे कि इनके साथियों ने जो गलती की कम से कम मानो। देखो, 162 वोट से भी हारे जीते हो तो तुम जीते हो, 1 वोट से भी जीते हो तो तुम जीते हो। बदला लेने का काम मत करो। जो लोगों को एसआईटी की नोटिस आई थी, ये जो लोग बैठे हैं इनके घर के लोग जेल में हैं, लेकिन सिर्फ जिनको नोटिस आई थी उनकी ये हालत थी कि शबे बारात के दिन हम लोग घर से निकले, ऑफिस के पास रुके, इतने लोगों की तादाद वहां नोटिस लेकर खड़ी थी कि हम लोग बैठे रह गए, पूरी रात वहीं गुजर गई। शकील टिल्लू साहब थे, मैं बोली देखो शकील भैया पूरी रात यहीं निकल गई, तो मुझे शकील भैया बोले वो नमाज पढ़े से ज्यादा सवाब इम्मे की कर ले भाई। लोग इतना घबराए हुए थे। कभी किसी नोटिस वाले की नोटिस देख के इन्होंने देखा कि क्या कैफियत है। वो सारे शेर जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर निकलते हैं और सारे टाइगर पता नहीं कौन सी बिल में छुपते, जैसे ही कारपोरेशन का इलेक्शन आया आ गए सब स्टेज पे। एसआईटी की नोटिस आई, सारे शेर दुबक के बैठे थे बिल में, कोई नहीं निकला, कोई नहीं। हाँ, अपने भाई का केस का मामला है, बराबर कोर्ट में जा रहे, लेकिन एसआईटी वालों के लिए कोई पूछता नहीं। तो ये याद रखो कि मालेगांव शहर बहुत झेल चुका। खास तौर पे नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि आज अकलियत में रहने वाला नौजवान बहुत ज्यादा निशाने पर है, यानी मैं बिल्कुल साफ कहूंगी मुसलमान जो है वो निशाने पर है। और मुसलमान एक्टिव लोगों के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस,
प्रशासन शासन इनका पीछा करेंगे, इनको परेशान करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि सरकार का कठपुतली और उनके तलवे चाटने वालों के खिलाफ रहो। तुम्हारे यहाँ पे जो लीडर है, एमएलए है, किला झोपड़पट्टी टूटने वाली थी, ये पहले आके माहौल बना दिए कि टूटने वाली है, इससे पहले कि सामान उठा कर लेकर जाएं, तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, उससे पहले खाली कर दो। ये क्या है? आवामी नुमाइंदा क्या होता है मालूम? आवाम की राय सरकार के पास रखता है, आवाम की बातों को सरकार के पास ले जाके आवाम के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये क्या है? ये सरकार के एजेंट है जो सरकार की बातें लाके आवाम में रखते हैं। मैं मेरे वालिद से सुना करती थी, पहले अंग्रेजों के वक्त में भी और अभी भी देहातों में पुलिस पाटिल होते, इन्हें पुलिस की बातें जाके आवाम में बोलते और माहौल बनाते। तो ये वही हैं जो सरकार की बातें आवाम में लाते हैं, लोगों को हमवार करते हैं और जैसा सरकार और पुलिस चाहती है वैसी राय बनाने की काम करते हैं। मैं किला झोपड़पट्टी वालों से ये दरख्वास्त करूंगी और ये मैं मानती हूँ, ये जो लोग बैठे हैं, शरीफ डी साहब और बाकी लोग, ये लोग आए और इन्होंने कहा कि साथी निहाल अहमद साहब भी हमारी मदद करते थे, हमको यकीन है कि आप लोग मदद करेंगे। अगर कोर्ट में ये लोग नहीं जाते डिफेंस कमेटी के साथ तो यकीनन दूसरे लोग तो इंतजार में थे कि तोड़ दिया जाए। अरे वहां रहने वाले गरीब लोग तुम पे आंख बंद करके शहर के एमएलए पर भरोसा कर रहे थे, इन्हें हमारे पास दिया हुआ कोर्ट का कागज वापस ले लिया उन्होंने। क्यों? मुफ्ती साहब नहीं बोले हैं। इन्हें अपना घर, अपने घर के मासूम बच्चे, वहां क्या हाल था? मासूम बच्चे थे, जच्चा थी, 1.25 महीने के बच्चे थे, हामला औरतें थी, बुजुर्ग लोग थे, उनकी आंखों में तुमको डर नहीं लग रहा था कि मैं खुदा के पास क्या जवाब दूंगा? तुम शहर के एमएलए हो, सही बात है, जिंदगी और मौत अल्लाह ने तय की है, लेकिन तबाही हालात तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम जल्दी जवाब दे होगे। तुम एमएलए हो, वो लोगों को साथ इंसाफ करो। एसआईटी के टाइम में जो तुम कर रहे हो एजेंट गिरी, ये बंद करो। आज मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों के खिलाफ जो तुम कर रहे हो ये बंद करो। और मैं शान-ए निहाल अहमद, जमूर स्कूल की सेक्रेटरी, मैं हर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ और तुम जो करना चाहते हो कर लो। तुम मेरे अपनों को तुम्हारे पास बैठाएंगे, मैं यकीन मानती हूँ कि मेरे अपने या तो मजबूर हैं या किसी लालच में उनके साथ है, वरना दिल से निहाल अहमद की कोई औलाद वैसे बेगैरतों के साथ नहीं बैठ सकती, ये मुझे यकीन है। और मैं हर इंक्वायरी को तैयार हूँ और मैं भी तुम्हारी हैसियत और औकात देखना चाहती हूँ कि तुम तो बड़े रुस्तम हो, ये शोरा के यहाँ इमाम खतीब मुझसे मुकाबला कर रहे, मेरे 10,000 की वोट, तुम तो बोलते हम कहीं मुकाबले में नहीं। मैं आज अकेली हूँ, मेरी माँ आज अकेली है। जिस तरह के जुमले वर्किंग कमेटी के लोगों ने मेरे ताल्लुक से और मेरी वालदा के ताल्लुक से वहां बोली, ये उनकी परवरिश, उनकी औकात, उनका किरदार बताती है। और तुम इतने बड़े खतीब हो कि तुम बर्दाश्त करते हो कि किसी औरत के बारे में, किसी माँ के बारे में ऐसा जुमला बोला जा रहा है। क्यों? अरे तुम्हारी बहन के खिलाफ जब बोला गया व्हाट्सएप पे मुफ्ती इस्माइल साहब की बहन के खिलाफ, तो सबसे पहले जनता दल के अनीस मिस्त्री गए थे कंप्लेन करने, और तुम लोगों को लगा कि मेरे और मेरी माँ के खिलाफ बुलवाते हो। यकीनन मैं अकेली हूँ, मेरे साथ आज मेरे वालिद नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ अकेली है, लेकिन मुझे यकीन है कि साथी निहाल अहमद के साथी हमारे वर्कर और हमारी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी साहब और वहां से लेके अखिलेश यादव तक हमारे साथ है। मैं मुकाबला करूंगी और यकीनन ये सारे झूठों की, जिस तरह इनकी बेइज्जती हुई, जेल में जाना पड़ा, वैसे ही नौबत इनके साथ आएगी, क्योंकि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। तुम मुझको बेइज्जत करने गए थे, तुम उसके बाद बेइज्जत हुए, अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी औकात और हैसियत बता दी। मैं उम्मीद करती हूँ मालेगांव शहर की आवाम से कि आने वाले इलेक्शन में नाकारा, बुज़दिल और एजेंट लोगों का साथ न दे, उन लोगों का साथ दे जो तुम्हारे लिए काम करते हो, बिना ओहदे के तुम्हारे लिए मददगार साबित होते हो। यहाँ से लेके अहवान तक
तुम्हारे लिए काम करेंगे। आज अगर हमारे पास असेंबली का मेंबर नहीं है तो वो आसिम आज़मी साहब हैं जो हमारे लिए आह्वान में बोलेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में तुम ये पहचानो कि तुम्हारे यहाँ फिरका और फिरका वारियत की बात करके, ना इत्तेफाकी की बात करके, दखनी मोमिन की बात बराबर कर रहे, एसआईटी की बात नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? जहां तुमको तुम्हारी दलाली करने का मौका मिलता है वो बात तुम करते हो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, लोगों को लड़ाओ और राज करो। यही हरकत जो है इस शहर का एमएलए कर रहा है। मैं इस बात से पुरसुकून हूं कि आज भी निहाल साहब को चाहने वाले लोग मेरे साथ हर कदम पर साथ दे रहे हैं। और आज जो नए लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि पार्टी की नई रविश के लिए ये लोग फायदेमंद साबित होंगे। हम एमएलए की तरह खड़े होकर ये नहीं बोलेंगे कि रोड टूट गई, गटर फूट गई, गटर साफ नहीं हो रही। अरे कोई ओहदेदार नहीं है, अकेले तुम ओहदेदार हो। ऐसा उस तरफ का एमएलए क्यों नहीं बोलता? यही एमएलए क्यों बोलता है? क्योंकि ये काम नहीं करवाते। उस तरफ का एमएलए नहीं बोलता कि रोड टूटी है, गटर फूटी है, साफ नहीं होती, पानी भरा है। तुम सिर्फ रोने का काम करते हो क्योंकि तुमसे कोई काम नहीं होता। तुमने रो रो कर ही वोट मांगी, पूरे घर को रुलाया और वोट मांगी। लेकिन ठीक है, जो अल्लाह का फैसला था वो मंजूर किया, लेकिन अल्लाह के फैसले के बाद अल्लाह के कहर से डरो, क्योंकि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको तुम कितना हलाल कर रहे हो ये सोचो। मैं मालेगांव शहर की आवाम और ख़ास तौर पे एसआईटी में जिनको नोटिस मिली है उनको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ साथ अब वो आसिम आज़मी साहब भी आपके लिए मददगार साबित रहेंगे। जिन लोगों के जन्म दाखिले कैंसिल हो गए और उनको नोटिस मिली है वो समाजवादी ऑफिस पे आकर अपनी नोटिस जमा करवाएं। और मैं दुआ गो हूँ कि आने वाला वक्त नए ओहदेदारान के लिए के साथ समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहर की बका के लिए एक नया कदम होगा। आप इतनी देर तक मेरी बातें सुनते रहे और आपके चेहरे मेरे लिए हौसले का बाइस बने हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा आप लोगों का साथ कायम रहेगा। उनके हॉल में वकील भी होना चाहिए। ये पार्टी की जरूरत नहीं है, ये इस शहर की जरूरत है कि वकील होना चाहिए। ऐसे लोग होना चाहिए जो कारपोरेशन में कारपोरेशन के रक्षक हो, उसके भक्षक ना हो। सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं जाए, सारे मसाइल का हल कारपोरेशन से ही होने वाला है। एसआईटी से लेकर लैंड जिहाद की बात, जितनी बातें आती है ये सबका हल कारपोरेशन में निकलेगा और इंशाअल्लाह पूरी ताकत से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा जाएगा। पिछले हफ्ते यहीं पर एक मीटिंग हुई मौजूदा एमएलए की। अच्छाई और बुराई पे बोला जाए, बड़ी अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ने वाले जब वो तकरीर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक बेवा औरत है और सीना पीट रही है कि मेरे शहर के साथ ये हो गया, मेरे शहर के साथ ये हो गया। अंडरग्राउंड वाले परेशान कर रहे हैं, प्राइवेट बिजली कंपनी वाले हमारे अंसारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अंसारी जानबूझकर बोल रहा हूं, वजह बताऊंगा आगे। आप एमएलए हो, आपको इस शहर ने जिम्मेदारी दी, लड़कते पड़कते दी, 162 वोट से ही जीते, मगर एमएलए हो और सारे मसाइल पर आप बोलते हो कि अंडरग्राउंड ने पूरा शहर तबाह कर दिया। हमारे मालेगांव शहर के 2 हलके हैं, एक मालेगांव आउटर और एक मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव आउटर में भी यही एजेंसी काम कर रही है अंडरग्राउंड की, मगर वहां कैसे बराबर काम हो रहा है, वहां के एमएलए मंत्री कैसे बराबर काम करवा रहे हैं। ये क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, इसकी वजह बताता हूं, गौर से सुनना। अंडरग्राउंड गटर वाले की शिकायत
27 जनवरी को कमिश्नर को की गई कि इसका बिल नहीं निकालना, ये काम सही नहीं कर रहा है। आमदार के खुद के लेटर पेड पर बैठक हो गई ना, रेस्ट हाउस में बैठक हो गई, बोले 2 करोड़ की बातचीत तय हो गई, मगर पेड़ बड़ा है, 2 करोड़ में तो जमा नहीं। 15 मार्च को मंत्रालय में लेटर पेड पे खुद शिकायत की है, बैठकर 5 करोड़ ले लिए। आप मुझे बताओ, अगर अंडरग्राउंड गटर वाला सही काम नहीं कर रहा है, पूरा शहर खोद दिया है, आप एमएलए हो, आपने 2 लेटर लगाया, आपने किस अखबार या यूट्यूब चैनल पर आकर बोला कि मैंने शिकायत की है? एक बात याद रखना, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो हवा में नहीं बोल रहा हूं, सबूत जब वक्त आएंगे तो सबूत भी सामने आवाम के रख दूंगा। और ये पूरा शहर जानता है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हवा हवाई नहीं बोलते, कागज के साथ बोलते हैं। बराबर अंडरग्राउंड गटर वाले का बिल निकल रहा है, इन्होंने पैसा ले लिया, पूरा शहर खोदा गया, कोई उसका जो काम था मुकम्मल वो अंडरग्राउंड गटर वाला नहीं कर रहा है। 2022 में बड़ी तामझाम से मिर्जा गालिब रोड का उद्घाटन किए थे। कल हल्की बारिश में 17 मोटरसाइकिल स्लिप हुई है, 17, 25 भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मैसेज चलने लगा कि उस रोड से ना जाएं। 3 साल हो गया, आप एक रोड नहीं बना सके, और जिम्मेदार आप, और आकर आप ऐसे बोलते हो कि सारे मसाइल हल कौन करेगा? अपोजिशन में बैठे हुए लोग करेंगे ना। आज हम कारपोरेटर हैं, ना आज हमारे पास कोई ओहदा है, उसके बाद भी हम काम करते हैं, क्योंकि अवामी काम करना वक्त की जरूरत है, इसलिए हम काम करते रहते हैं। किला झोपड़पट्टी का सवाल हो या एसआईटी का सवाल हो, किला झोपड़पट्टी का मैंने इनको वक्त दिया था कि 10 जून तक अफिडेविट फाइल करवाओ कि आप कौन सी जगह चाहते हो। 9 जून को तहसीलदार और कलेक्टर का अफिडेविट हाई कोर्ट में आ गया। मैं 10 जून को बंबई में था, 11 को भी बाहर ही था। 11 जून को तहसीलदार और कलेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं अफिडेविट फाइल करवाने का। ये बेवकूफ समझते हैं, इनको कुछ भी नहीं समझता। इनके आसपास के जो लोग हैं, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर तक इनको नहीं समझ में आते कि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अगर 25 जून तक दिया गया है तो उसका मतलब है कि उस स्ट्रक्चर को कोई तरीके से तोड़ा नहीं जाए। मगर ये और इनके साथी स्टे नहीं लिखा है, बोले हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्टे नहीं लिखा है, इसलिए बोले स्टे नहीं है। कोई बेचारे ऑडियो वीडियो में ही लगे रहते, आसपास के लोग भी। एक है हमारे ओरल सेठ, क्या नाम है यार उनका, कंपाउंड वाले, नहीं, यूसुफ इलियास। ये सब लोग बोलते हैं कि इनको फंसा दिया गया। अरे तुम खुद कूद कर फंस रहे हो, कूद कर जा रहे हो, क्यों तुमको कोई फंसाएगा? मौजूदा एमएलए बोलते कि मुझे ख्वातीन का फोन आ रहा है तो मैं मेरे पीए को दे देता हूं कि फंसे तो वो फंसे। अरे फंसे ही क्यों, हमको भी फोन आते हैं। अगर कोई खातून फोन कर रही है, बहुत से लोग हमको भी फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं, उनके मसले होते हैं, कोई परेशानी होती है। तुम्हारी नीयत सही नहीं है, इसलिए तुम तुम्हारे पीए को फोन देते हो। अगर तुम्हारी नीयत सही होती तो क्या जरूरत है पीए को फोन देने की? तुम खुद कूद कर फंस रहे हो, खुद बात कर रहे हो, तुमको खुद डर लगा रहता है कि मेरी ना कभी ऑडियो आ जाए, मेरी ना कोई वीडियो आ जाए, और दूसरों को बोलते हो कि कोई लेडीज फोन करेंगी तो फंसाने के ही लिए करेंगी। तुम एमएलए हो, पूरे शहर के एमएलए हो, तुमको मसले मसाइल में फोन किए जाएंगे,
जो उनका मसला है वो सुनो। तुम क्यों लग जाते हो? एक तो बैठे रहते, लगे रहते, तुम क्यों लग जाते हो? ये डर क्यों है तुमको कि हम फंस जाएंगे, हमें फंसा दिया जाएगा? कोई किसी को नहीं फंसा सकता। यहाँ हजारों का मजमा बैठा हुआ है, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर शरीफ डी साहब बैठे हुए हैं, 2 शादी किए, मगर कोई फंसा सकता क्या? मुमकिन है कोई फंसा दे? अरे तुम फंसना ही चाह रहे हो, तुम फंसे हुए हो, तो तुमको फंसाया जा रहा है। इस तरह की बेतुकी बातें करके घंटा भर शहर को मिसगाइड करते हो। कोई काम काज की बात नहीं करते, कोई जमीन पर तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बात करना, लोगों पर इल्जामात लगाना। कब तक ये शहर में चलेगा? एसआईटी बैठ गई है, एसआईटी बैठने के बाद क्या किया तुमने? कोई काम नहीं किया। दोबारा नोटिस बंटना शुरू हो गई। अभी भी 1044 लोगों की नोटिस बंट रही है। हम पार्टी ऑफिस से लोगों का काम कर रहे हैं और मैं उन लोगों को भरोसा दिलाता हूं, 1044 लोगों को, कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पूरी ताकत से, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से आप लोगों के साथ खड़ी है। हमने ये भी फैसला किया है कि अगर 1044 लोगों को बिला वजह गिरफ्तार करने की तरफ डिपार्टमेंट जाएगा, आम लोगों को, तो हम जमहूरी एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब सड़क पर उतरेंगे, मगर बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तुम्हारा तहसीलदार झूठा, एक तहसीलदार जो बोलता है कि मेरी साइन नहीं है, जिसकी साइन है वो आज तक आकर नहीं बोला कि मेरी साइन नहीं है। दूसरा तहसीलदार बोलता है कि उसकी साइन नहीं है। कारपोरेशन बोलती है कि हमारे पास सबके आदेश है। ये आप लोगों के मसले का हल हम बार बार बोल रहे हैं कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा लीजिए, आम लोगों को परेशान मत करिए। मगर सिर्फ परेशान करने के मकसद से ये सब छछन किया जा रहा है और लोगों की मदद करने के बजाय मौजूदा एमएलए परेशानी में कैसे इजाफा हो उस तरफ जाते हैं। ये जीते तो जरूर हैं, मगर 162 वोट जो बार बार बोलते हैं ना, ये दर्द उनको सहा नहीं जाता कि इस मर्तबा तो पक्के एरिए से भी वोट नहीं मिली। अगर वोट मिली होती तो 162 वोट से नहीं हारे होते। ये दर्द है उनका, उसकी वजह से ये परेशान करते रहते हैं। आपको एक बात बता दूं कि किरीट सोमैया जो आखिरी बार आए, किरीट सोमैया के आने के बाद इनके करीब के ही एक मास्टर बीजेपी के सदर से हाईवे पे रात में 2 बजे सुख सागर होटल पे नहीं मिले क्या? किरीट सोमैया से मिलवा दो, आरएसएस वालों से मिलवा दो, आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी, ये जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एसआईटी के खिलाफ बनाए हुए हैं, इनका कुछ करो, इनको जेल में भेज दो, इनका कुछ करो, नहीं तो ये हालात ऐसे ही रहने देंगे। ये मीटिंग नहीं हुई क्या तुम्हारी? तुम सब करो, तुम लाओ, तुम लोगों की परेशानी में डालो लोगों को और उसके बाद इल्जामात दूसरे के ऊपर डालते हो। अरे हमें तो किला झोपड़पट्टी, एसआईटी, ये सब काम के ताल्लुक से कई तरह की लालच दी गई। बड़े जिम्मेदार लोग आकर बोले कि वक्फ में ले लेंगे, फला जगह ले लेंगे, आप लोग इस मामले से हट जाइए। मगर हम निहाली हैं, हम लालची नहीं हैं। अवाम का काम करना, गरीब अवाम के सुख दुख में रहना और उनके साथ धोखा नहीं करना, हमने कभी कोई लालच नहीं की। हमने साफ इनकार किया कि हम इनका काम करते रहेंगे और यही वजह है कि आज जिस हिसाब से इनका प्लान था या प्रोग्राम बनाया गया था मालेगांव शहर के ताल्लुक से, अगर कमेटी बनाकर काम नहीं किया गया होता तो नक्शा कुछ और होता। ये हमसे ही डरते हैं, हमारे कायदे कानून से ही डरते हैं। जो पिछले जलसे में बोल रहे थे कि जूनियर वकील लगाए, मुझे बताओ मालेगांव शहर में एडवोकेट अजीम खान जूनियर है, एडवोकेट आरिफ जूनियर है,
एडवोकेट मर्चेंट जूनियर है। हमारे यहाँ तौसीफ वकील साहब बैठे हैं, इनकी पूरी टीम रात दिन लोगों के लिए लगी रहती है। यहाँ ये साबिर भाई के वालिद बैठे हैं, कोर्ट जाते हैं, कभी इनसे कोई 1 रुपया मांगता है? ये वकला एक कागज के लिए भी कोई पैसा मांगता है? लोगों का काम कर रहे हैं। तुमने क्या किया? जूनियर ही वकील लगाया क्या? हाईकोर्ट जाने की बात बोले, हाईकोर्ट गए क्या? किस मामले में कानूनी मदद की? किस मामले में तुमने जाके सरकार में बात की? किसी मामले में तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इल्जामात, सिर्फ इल्जामात। जब ये लग गया कि फिरका परस्तों की तरफ से लालच देने के बाद भी ये नहीं टूट रहे हैं, तो बोले अब मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख को जेल में डाल दो, जेल की सलाखें हमको कमजोर कर देंगी। इतना कमजोर समझे हो? 50 साल इमरजेंसी को हो गया। 50 साल पहले निहाल साहब 18 महीने जेल में थे। हम उनके शागिर्द हैं, उनके पास सीखे हुए लोग हैं। हम खुद जेल में गए तो खुद जाके जमा हो गए 12 नवंबर के मामले में। हम जेल से डर जाएंगे? हमको कई तरीके से डराया जा रहा है, शान हिंद को कई तरीके से डराया जा रहा है। बिला वजह झूठी मन गढ़ंत बातें बोली जा रही है कि ये लोग कैसे भी रुके। एक तरफ बोलते हैं कि 10,000 वोट मिली और एक तरफ सबसे ज्यादा परेशानी भी इनको हमसे ही है। सबसे ज्यादा इनको परेशानी हमसे है, क्योंकि मैं जो बोला कि आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस बार नदी के उस पार की जरूरत खत्म कर देंगे और वही शहर की तरक्की की तरफ बात जाएंगी जब नदी के उस पार की जरूरत खत्म होंगी। जो सकल हिंदू, अभी अतर हुसैन अशरफी साहब बोले, सकल हिंदू समाज वो प्रेस लेते हैं और बोलते हैं माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस में अंसारी लोग नहीं आए। उनको कैसे पता? मौजूदा एमएलए किस वकील के जरिए संदेशा भिजवाते हैं, दखनी अंसारी करने की बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरी ओर तो अंसारी है, वो तो कहीं नहीं जाएंगी। इसमें मैं ये बात तो अब बिल्कुल मानता नहीं कि मौजूदा एमएलए काम नहीं करते, उनको बोलना चाहिए या बार बार बोलना चाहिए। अब सोचना अंसारी बिरादरी को है, जिसको बंधुआ मजदूर समझ लिया है मौजूदा एमएलए ने। उनको एक बात पता है कि अंसारी बिरादरी कुछ भी होगा तो कोई है नहीं तो मैं ही हूं ना। ये ऑप्शन खत्म होना चाहिए। तुम्हारे कारखाने में रेड पड़ती है, तुम्हारे बिजली के मामले होते हैं, तो उसने करा दिया, इसने करा दिया, तुम पूछो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम क्या कर रहे हो? अब अंसारी बिरादरी को भी सर जोड़कर बैठने का सवाल है, पक्के एरिया के लोगों को सर जोड़कर बैठने का सवाल है। अगर सकल हिंदू समाज इस शहर में दखनी अंसारी करने की तरफ जाता है, फिरका परस्त तंजीमें अगर दखनी अंसारी की बात बोलती हैं, तो आप समझिए ये साजिश कहां से रची जा रही है। ये साजिश खत्म होना चाहिए। वहां पर मौलाना उमरैन साहब थे, मौलाना हसनैन साहब थे, शकील फैजी साहब थे, हाफिज गुफरान साहब थे, अफजाल मौलाना थे, डॉक्टर रईस रिजवी थे, ऐसे बहुत से लोग थे। ये कौन थे? ये कौन सी बिरादरी के थे? सिर्फ फिरका परस्तों के साथ मिलकर आने वाले वक्त में अंसारी, खानदेशी, मराठवाड़ा, ये सब छछन मौजूदा एमएलए करने वाले हैं। उनके पास कोई कामकाज का ऐसा काम ही नहीं है जिसको लेकर इलेक्शन में जाए। इसलिए बड़े होशियार हो जाओ, होशियारी से समझो, साजिश को समझो। 162 वोट से सिर्फ शहर ने जिताया है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जब 3000 वोट थी 2019 में, तो 40,000 वोट से जीते थे। 3.5 लाख वोट थी तो 162 वोट से ही जीते हैं। जमीन इनकी खिसक चुकी है, ये इनको भी समझ में आ रहा है। वो तो बीमारी, ये वो लेडीज को वोट नहीं देना, शरीयत,
ये सारे छछन करने के बाद वो 162 वोट से जीते हैं। आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन उनका है ही नहीं, इसलिए फिरका परस्तों को लगाकर, नहीं तो आज तक मुझे बताओ मालेगांव शहर में निहाल साहब के वक्त से कभी फिरका परस्तों ने दखनी अंसारी पर बात की है क्या? क्यों आज बात करने की उनको जरूरत पड़ रही है? क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि तुम इस टॉपिक पर बात करो। इनके अंदर किसी भी तरीके से फैलाओ कि ये इस तरीके की बातें हो, कोई काम की बात इनके पास नहीं है। शहर में ट्रैफिक का निजाम पूरे शहर के सामने है, सड़क आपके सामने है, पानी के मसाइल आपके सामने हैं। एक नई रोड जो एमएलए अपने 10 साल के बाद, आज उनका तीसरी टर्म है, निहाल साहब के बाद इस शहर में सबसे ज्यादा वक्त तक एमएलए रहने का जिनके पास सर्फ हासिल है, वो आदमी ने आज तक एक नई सड़क नहीं निकाल पाई। उस आदमी से आप उम्मीद करते हो? मेरी शिकायत तो उनको वोट देने वालों को है कि आप किस बुनियाद पर वोट देते हो? कभी पूछे हो कि आप एक सड़क नहीं बना पाए, तीसरे टर्म में एमएलए हो, जाना आना मुश्किल हो गया है। हमने तो 14 नंबर पे एक नई सड़क निकाली, बनाई, हमारे पास कोई ओहदा नहीं था। ऐसी 10 सड़क नहीं निकाली जा सकती है, तभी ये शहर सुधरेगा, तभी ये शहर समझेगा। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। और जो भी लोग आए हैं, हमें ये भी पता है हमारे असेंबली के जलसे में भी हजारों का मजमा आता था, मगर जो बहक जाते हो आप लोग, यहां बैठे हुए भी बहुत से लोग हैं, मैं मानता हूं, जो बहक जाते हैं। आप सोचिए, आप समझिए कि काम कौन कर रहा है और काम छछन कौन कर रहा है। आप एक मर्तबा सोचिए कि हमारे शहर की ख्वातीन जेल में बंद हो गई, ये आदमी आज तक मिलने तक नहीं गया। अगर कोई हिस्ट्री सीटर है तो उसका लेटर पेड कोर्ट तक जाता है एमएलए का, किसी पे 376 होता है। तो उनके लिए भी लेटर कोर्ट तक जाता है। इनका लेटर 376 के आरोपी, जो एक तरासन वाली से, जो बेचारी उसको कुछ और बोल रही थी और ये कुछ और ही करने की तरफ जा रहे थे, और बोलते हैं फंसा दिए। अबे तुम खुद कूद कूद कर फंस रहे हो, उसके बाद बोलते हो फंसा दिए। ऐसे लोगों के ताल्लुक से इनका लेटर पेड जरूर इस्तेमाल होता है, मगर जो लोग एसआईटी में बंद हुए, जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनके घर के लिए यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। मुझे बोल दे, आज तक मौजूदा एमएलए आपके पास आए हैं? ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन लेटर पेड कहाँ दिया जा रहा है? 307 के आरोपी के लिए, 376 के आरोपी के लिए, अभी कितने तो 354 वाले निकलेंगे, उनको भी देंगे ये लेटर पेड। तो ये इनका ओहदे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं आप देखो। इन्होंने प्राइवेट कंपनी के ताल्लुक से क्या आज तक एक्शन लिया? पूरा 5 साल पिछला निकल गया, अभी ये एमएलए हैं, क्या किया? ये खुद बोलते हैं कि लोगों के ऊपर तकलीफ है, लोगों का मीटर काट रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, बहुत तकलीफ है। अरे सब पता है पूरे शहर को, पूरे बुनकरों को पता है तकलीफ है। आपने क्या किया वो आप बताइए। ये कभी भी किसी भी सूरत में सिर्फ ठेकेदारी, पिछले 3-4 सालों से पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड उठा लो, 10 लाख के अंदर का टेंडर करवाते हैं। सैकड़ों टेंडर बोगस काम किया इन्होंने, सैकड़ों बोगस काम किया। अगर 1 करोड़ का काम है तो उसका 10 टुकड़ा करते हैं। 10 टुकड़ा करने की जरूरत क्यों है? एक काम है कब्रिस्तान से लेके अगर आगे तक का 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ का काम है।
10 अलग अलग एस्टीमेट बनाने का मकसद चोरी है। खुद भी, इनकी औलाद भी सर से लेकर पैर तक करप्शन में डूबी हुई है। सिर्फ इनकी करप्शन की ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है, ठेकेदारों से पैसा लेने के ताल्लुक से। वक्त सब आएगा, सब वक्त आएगा, सब चीजें आने वाली है। कोई बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। हर चीज सबूत के साथ आएंगी कि किस तरीके से सिर्फ ठेकेदारी और कमीशन के लिए ये टुकड़े करे हैं। ये वाहिद एमएलए है महाराष्ट्र के जिनके सारे काम 10 लाख के अंदर के हैं। दूसरे भी एमएलए को जाकर देखो, जो काम है वो काम है। हमारे अबू आसिम आजमी साहब हैं जो कौम मिल्लत का भी दर्द रखते हैं, डेवलपमेंट के काम काज के उनका भी मामला देख लो। रईस शेख साहब है हमारे, उनका काम काज देख लो। इनको ही क्यों टुकड़ा करने की जरूरत आती है? क्योंकि इनको करप्शन की लत लग गई है, लत, और छूट ही नहीं रही है। कोई काम की इनकी जिम्मेदारी नहीं, ना किले वालों के लिए कोई काम किए, ना एसआईटी वालों के लिए कोई काम किए, ना किसी तरीके की मुसीबत आती है तो कोई काम करते हैं। बस एक ही आदत है, जब खड़े होंगे आसिफ शेख लेके आए, मुस्तकीम डिग्निटी लेके आए, तो तुम क्या झक मार रहे थे? तुम एमएलए होके क्या कर रहे थे? कब तक ये सब झूठ फसाद बोलते रहेंगे? अपनी जिम्मेदारी क्या है वो आवाम को बताओ, आपने क्या किया वो बताओ। बस ये लाए वो लाए तो बोले अब हम भी जा रहे हैं उनसे मिलने, कोशिश में लगे हुए हैं। बराबर एक वकील के जरिए संदेशे पे संदेशे जा रहे हैं। हमको भी बताते हैं ना, हमको तो इनके घर के ही लोग बता देते। ये घर से निकलते मुशर्रफ चौक पे नहीं आते, हमको फोन आ जाता ना कि हजरत मुशर्रफ चौक तक पहुंचे हैं, बाजू वाला भी बता देता ना हमको। तो हमको बता दिया जाता, इसीलिए सब आ रहा है ना। तुम सिर्फ बोल रहे हो कि तुमको बताया जाता है, तुम्हारी सब बातें हवा में है। सही बात यह है कि इनके साथ में रहने वाले लोग भी ये मानते हैं कि उन पे जब कोई मुसीबत आती है, तो मैं हमेशा बोला कि हम सियासत हर मामले में कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी के सवाल पर आसिफ शेख साहब और हमारी एक ही बात हुई कि इसमें अगर कोई मुखालिफ भी रहा तो भी उसकी मदद करना है। अगर कोई और काम में मुखालिफ आएगा तो हम नहीं करेंगे मदद। मगर एसआईटी और जन्म दाखिले के सवाल पर इनकी ऑफिस में बैठा हुआ लड़का जब हमारे पास आया, मेरे पास, तो मैंने उसकी भी मदद करने की पूरी कोशिश की। उस मामले में सियासत नहीं, वो शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग है, और वो दाग 6 महीने की मुद्दत है एसआईटी को। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी, सरकार को भी, किरीट सोमैया को भी चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो 10 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट अवाम के सामने 6 महीना पूरा होने पे लाओ। एक बार तजवीज मेरी ये है कि एक बार हाथ उठाकर बोलो कि 10 जुलाई को एसआईटी का 6 महीना हो रहा है जो मुद्दत दी गई है, इनकी पूरी चौकसी हो गई है, तो 10 जुलाई को सरकार मुद्दत ना बढ़ाए। हाथ उठाकर एक तजवीज मंजूर करो कि 10 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट अवाम के सामने, सरकार के सामने लाए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हो जाने वाला है। कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन इस हिंदुस्तान में रहने वाला है, ये सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इनकी नीयत में अगर खोट रहा तो ही ये मुद्दत वाड़ बढ़ाएंगे। अगर इनको सिर्फ सरकार को, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को तकलीफ देना, ये मकसद रहा फिरका परस्तों का, तो आप समझ लीजिए कि 10 जुलाई को अगर रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आती है तो आप ये मान लीजिए सरकार की इतनी बड़ी टीम लगने के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी टीम लगने के बाद, ये मालेगांव शहर में एक बांग्लादेशी नहीं निकाल पाए, और ये निकाल भी नहीं पाएंगे। ये शहर
मजहबी जरूर है, मगर ये शहर ने कभी किसी बाहर के रहने वाले को यहाँ पर आसरा नहीं दिया और ना कभी देगा। इतना तो हमको इस शहर से गारंटी है। हमारे लोगों पर हमको इतना भरोसा है कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी किसी दूसरे मुल्क से कोई आएगा तो उसको अपने बाजू में नहीं रहने देगा, पहले इन्फॉर्म करेगा। यह इस शहर की खास बात है। इसलिए हम हमेशा से पहले दिन से बोलते आए कि कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या मालेगांव में नहीं मिलेगा। और 10 जुलाई को भी अब कितने दिन बचे हैं, 12-15 दिन, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं यहाँ आए हुए तमाम ही लोगों को और खास तौर से मालेगांव शहरियान को एक भरोसा दिलाता हूँ कि अभी दोबारा जो नोटिस बढ़ रही है, आप लोग हमसे राब्ता करिए, आप फिक्र मत करिए। हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाए, हो सकता है कि हमें जेल में भी डाल दिया जाए, ऐसी भी प्लानिंग बन रही है फिरका परस्तों के साथ मिलकर कि इन लोगों को कोई तरीके से, कोई झूठे केस में किसी भी तरीके से इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। मगर आप लोग भरोसा रखिए, हमारी लीगल टीम है, नौजवान हैं, हमारी पार्टी के जिम्मेदार हैं, अतर चचा है, रिजवान सर है और तमाम ही जिम्मेदार लोग हैं। अगर मैं जेल चला भी गया तो आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि ये आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों को किसी तरीके की तकलीफ इंशाअल्लाह नहीं होगी। हम SIT और जन्म दाखिले के मामले में पूरी ताकत से मालेगांव शहर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।